हार्ट अटैक जो होता है उसमें हार्ट अभी आपका चल रहा है, हार्ट इज स्टिल बीटिंग, हार्ट इज पंपिंग, बट जो हार्ट अरेस्ट है, जो कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट में आपका हार्ट रुक गया है और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। आज के स्पेशली हम यंगर जनरेशन में देख रहे हैं, वो है स्मोकिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ और सेडेंटरी लाइफ। हमारे यहाँ पे हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक के पेशेंट्स है, एवरेज एज जो है दैट इज अराउंड 35 to 40। तो वो अल्कोहल का जो बेनिफिशियल इफेक्ट है दैट विल नॉट बी देयर। तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर्स बढ़ जाएंगी विद हैवी अल्कोहल इनटेक और फिर ब्लॉकेज। चेस्ट पे रख के ईसीजी पूरा आ सकता है, आप उसको शेयर कर दीजिए कार्डियोलॉजिस्ट से। इफ ही सीज मे बी ईसीजी एब्नॉर्मल है देन गो टू द हॉस्पिटल, बट मीनवाइल टेक डिस्प्रिन टैबलेट, सॉर्बिट्रेट की टैबलेट। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं द न्यू इंडियंस। और आज आपको मैं मिलवाने जा रही हूं देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट से, जो आज हमारे साथ हार्ट हेल्थ पे बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स वेलकम द सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव गेरा। सर वेलकम। So, first I'm going to ask you, say more than 35 lakhs of people are dying in India just because of heart attack. But अभी भी लोगों को ये नहीं पता है, मेन डिफरेंस नहीं पता कि what is cardiac arrest and what is heart attack. या बिल्कुल आपने ठीक पूछा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है। तो अगर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो हार्ट अटैक जो होता है उसमें हार्ट अभी आपका चल रहा है, हार्ट इज स्टिल बीटिंग, हार्ट इज पंपिंग, बट जो हार्ट अरेस्ट है, जो कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट में आपका हार्ट रुक गया है और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो जब आपका हार्ट रुकेगा तो आपके ब्रेन में सप्लाई नहीं जाएगा ब्लड का, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। बट हार्ट अटैक में अभी हार्ट बीट कर रहा है, पंप कर रहा है, यू कैन रीच द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, यू हैव सम टाइम। बट कार्डियक अरेस्ट में ये फेटल एक इमरजेंसी है जिसमें मरीज कोलैप्स कर जाता है और उसको फिर आपने सुना होगा हम उसको थम करके, सीपीआर करके या माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करके फिर रिवाइव करते हैं पेशेंट को। हार्ट अटैक में जो मेन कारण होता है वो होता है कि किसी भी एक आर्टरी में फ्लो रुक गया है। बट हार्ट अरेस्ट में या कार्डियक अरेस्ट में हार्ट पूरा रुक जाता है। तो हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट का एक जो कॉमनेस्ट रीज़न है आजकल वो हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक अगर जैसे किसी को होने वाला तो उससे कुछ प्रायर सिम्टम्स आते हैं, उसकी बॉडी वैसे कुछ रिस्पॉन्स करती है? या इसमें देखो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अवेयर हो अपने सिम्टम्स को कि हाँ ये मेरे को हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं या मेरे को हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, तो वो टाइम से जाके अपना इलाज कर सकता है। तो अगर हम बात करें सिम्टम्स की, सबसे पहले हर मरीज़ को या हर पर्सन को अपना रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए कि हाँ वो हार्ट अटैक से इम्यून नहीं है, उसको हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो उसमें जो कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर्स हैं वो जो आजकल स्पेशली हम यंगर जनरेशन में देख रहे हैं, वो है स्मोकिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ और सेडेंटरी लाइफ। तीन चीज़ें, मैं उसको 3S बोलता हूँ। और फिर साथ में हाई सॉल्ट इनटेक, प्रोसेस्ड फूड इनटेक, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफ। आप एक जगह बैठे हो, स्पेशली हमारे पास जो हार्ट अटैक लोग आते हैं IT पीपल होते हैं यूजली, जो डेस्क पे बैठे हुए हैं। फिर चेंज इन हार्मोनल मिल्यू, रात का काम चल रहा है, दिन में आप सोते हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से आपके शुगर्स बढ़ गए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर एक आदमी को हार्ट अटैक की तरफ ले जाते हैं या हार्ट डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो इंडियंस में है वो हमारी जेनेटिक्स है। तो हम जेनेटिकली हार्ट अटैक होने के चांसेस हम लोगों में ज़्यादा है। वो किस लिए? उसके दो कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, उनका साइज़ छोटा है, तो हमारे में कोलेस्ट्रॉल जमने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम जैसे किसी का 100 कोलेस्ट्रॉल है, हमारे में हार्ट अटैक के चांसेस 100 पे भी है। LDL कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन अगर उसका 130 है तो उनको चांसेस कम है क्योंकि आर्टरीज बड़ी हैं उनकी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो है कि हमें जेनेटिकली हमारे अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल कम है और बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो लिपिड प्रोफाइलिंग मार्कर होता है, उसमें HDL इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल और LDL इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो HDL इज़ लो एंड LDL द बैड वन इज़ हाई, तो रेशो जो है गड़बड़ाया हुआ है, तो उसकी वजह से चांसेस हमारे हार्ट अटैक के ज़्यादा है। और इम्पॉर्टेंट है अर्ली डायबिटीज़, अर्ली हाई BP। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास आते हैं जिनकी शुगर्स हाई हैं, जिनके BP हाई हैं, बट वो इग्नोर करते रहते हैं। तो अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप प्रोन है, हार्ट डिजीज़ आपको हो सकती है। तो हार्ट अटैक से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, 4 दिन पहले, 7 दिन पहले या 1 महीना पहले। ये मेल और फीमेल्स पे अलग अलग होता है? नहीं, कॉमन सिम्टम्स यही होते हैं, बट हाँ फीमेल्स में थोड़े से एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो मैं बताऊंगा आपको। बट पहले टिपिकल सिम्टम्स की बात की जाए, जो 80% लोगों में सेम होते हैं, वो होता है कि आपको चलते हुए सांस फूल रहा है या आपको चलते हुए छाती में भारीपन आ रहा है, जो आप रुकते हैं तो भारीपन ठीक हो जाता है, या स्वेटिंग हो रही है,
आप बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे हैं। पहले आप 1 महीना पहले बिल्कुल ठीक थे, आप स्टेयर्स चढ़ जाते थे, आप बहुत एक्टिव लाइफ जी रहे थे, बट सडनली क्या हुआ, आपकी एक्टिविटी कम हो गई है। पहले आप 3 फ्लोर चल रहे थे, आप 1 फ्लोर चल रहे हैं, या स्वेटिंग हो रही है साथ में, आपको कोल्ड स्वेट्स आ रहे हैं चलने पे, हाथ ठंडे हो गए आपके, या हैवी मील्स खा के आपने चलना शुरू किया, या ठंड के मौसम में आपने चलना शुरू किया, अब पेन शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये ब्लॉकेज के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये दीज आर हार्ट अटैक से कुछ पहले के ये सिम्टम्स है, वार्निंग सिग्नल्स यू कैन सी। विमेन में थोड़े से एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे गैस बनना, बड़ा कॉमन सिम्टम है। लोग बड़ा उसको कंफ्यूज करते हैं कि ये गैस है, चलो आपने डाइजीन पी लिया या केमिस्ट से जाके दवाई ले लिया, ओवर द काउंटर ले लिया, गूगल से मंगा लिया या कहीं से मंगा लिया, तो आपने वो दवाई खा लिया, उसको इग्नोर करते रहे। थोड़ा सा गैस का पेन, हल्का सा रिलीव वैसे ही हो जाता है हार्ट अटैक के साथ में, लेकिन वो एक्चुअली हार्ट अटैक होता है। तो विमेन हमारे पास सबसे ज़्यादा एटिपिकल सिम्टम्स से आती हैं, और सबसे डिलेड प्रेजेंटेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक जो है वो विमेन में होता है, क्योंकि उनको गैस के सिम्टम्स, नोजिया के सिम्टम्स, या एक्सट्रीम फटीग, जैसे बहुत थक गई हैं, और साथ में जी मिचलाना, नोजिया, वॉमिटिंग, विमेन में ये सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी ऐसा पेन जो टिपिकल हार्ट वाला नहीं लग रहा है, बट फिर भी वो चले जा रहा है डिस्पाइट गैस की दवाइयों से, तो उसको आप अपने फिजिशियन के पास या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है, ईसीजी करके या कुछ टेस्ट करके, कि ये हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स है कि गैस के सिम्टम्स। डॉक्टर, जैसे आपने बोला कि फीमेल्स में भी ऐसे कुछ अलग सिम्टम्स आते हैं, तो मोस्टली आपके पास जो केसेस आते हैं वो यंग फीमेल्स के आते हैं कि एक एज के बाद आते हैं? बिकॉज मेल के कंपैरिजन फीमेल्स को 45-50 के बाद ही आई गेस हार्ट अटैक आता है, एंड मेल तो अभी अर्ली 30s में भी जो भी लड़के हैं उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। क्या रीजन? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हम जैसे 10 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, तो जो मेल्स थे, जैसे हार्ट अटैक 100 मरीज हमारे पास हार्ट अटैक के आए महीने में, तो उसमें 70% मेल्स होते थे और 30% विमेन होती थी। बट आज ये सीन थोड़ा चेंज हो गया, स्टैटिस्टिक्स थोड़ी चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। उसका रीज़न है कि विमेन भी काम कर रही हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है, एक्टिविटी ऑलमोस्ट कम हो गई है, मेड्स हैं घर में, प्रोसेस फास्ट फूड्स हम खा रहे हैं क्योंकि दोनों को काम करना है। और इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब कारणों की वजह से उनका भी कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ हो गया, एक्टिविटी कम हो गई है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर जो है वो अर्ली आ रही है। और आपने आजकल ये भी देखा होगा कि अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, जैसे अर्ली मेनॉर्ची, अर्ली मेनोपॉज हो रहा है। तो विमेन जब प्री मेनोपॉजल होती है तो हार्मोनल एक बेनिफिट होता है उनको। तो इसलिए पहले विमेन को जो हार्ट अटैक होते थे यूजली 55 साल 60 साल के बाद होते थे, मेल्स को 50 साल के बाद होते थे, बट अब वो सीन नहीं है। तो हमारे पास 38 ईयर्स, 36 ईयर्स, 30 ईयर्स की भी ऐसे बहुत विमेन आई हैं हार्ट अटैक के साथ, just because of these changes in risk factors. Menopause, yes, because menopause के बाद आपका जो एक beneficial हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसके इफेक्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर्स, ये सब जल्दी आते हैं, कोलेस्ट्रॉल, और इसकी वजह से विमेन में ज़्यादा हार्ट डिजीज़ आ रही है, स्पेशली जब हमारी एक्टिविटी कम हो गई है। पहले विमेन बहुत काम करती थी, अब वो ऑफिस में है, तो उनको घर का भी काम देखना है, फैमिली दे हैव टू मेंटेन, and then they have to do work outside also to earn. So ये सारी चीज़ें मिलके विमेन भी हमारे पास, तो आज हम बात करें तो 40% विमेन है और 60% मेल्स हैं। बट अगर आप अर्ली हार्ट डिजीज़ की बात करें तो वो मेल्स ज़्यादा है, 80% अनमेल, 20% फीमेल्स हैं अभी भी, मतलब अर्ली मीन्स बिलो 35 ईयर्स एज और बिलो 40 ईयर्स। यंग लड़के भी, जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड सर्कल्स में ऐसे लोग रहे हैं जो सोए हैं रात को, एंड अगली सुबह उठे तो पता चला हार्ट अटैक से ही इज लाइक गॉन। यस। तो वो बेसिकली ये वो कंडीशन है जब आपने वो सिम्टम जो मैंने अभी नरेट किए वो आपने मिस कर दिए। आपने सोचा गैस का है ये, और आप अपना नॉर्मल रूटीन करते रहे, भाग दौड़ करते रहे, एंड सडनली इन ड्यूरिंग योर स्लीप, व्हाट वी वर डिस्कसिंग बिफोर कि भाई वो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। तो ऐसा कोई सीन कि वो रात को सोए हुए थे और सुबह दे वर फाउंड डेड, तो वो कार्डियक अरेस्ट है। बट सिम्टम्स हार्ट अटैक के चल रहे थे पहले, तो दे मिस्ड दो सिम्टम्स। उन्होंने ट्रीटमेंट टाइम्स इन इंडिया, वो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो गए एंड दे कोलैप्स्ड एंड दे डाइड। हैवी वेट भी बहुत मैटर करता है कार्डियक अरेस्ट में। तो ये रिस्क फैक्टर्स है सारे। ओबेसिटी, तो हिंदुस्तान में हम बात करें जनरल BMI, बॉडी मास इंडेक्स, आपने सुना होगा। तो एक स्टडी हुई थी दिल्ली के स्कूल्स में जिसमें दिखाया गया था कि जो बच्चे हैं 10 to 12 क्लास के जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो 50% जो बच्चे हैं वो ओबीस हैं। तो उसका रीज़न यही है, जो फास्ट फूड, लैक ऑफ एक्टिविटी, आउटडोर स्पोर्ट्स खत्म हो गया, हम गैजेट्स के ऊपर हैं सारे, घर पे काम चल रहा है, जो ऑनलाइन गेम्स चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है ऑनलाइन हो रही है,
और साथ में सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। स्कूल गेम्स के नाम से देखा जाए तो इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है। 6th क्लास 7th क्लास से हम कोचिंग्स कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव उसमें। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया बच्चों में, ओबेसिटी बढ़ गई है इस वजह से। और वो ओबेसिटी की वजह से अर्ली 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे हाई ब्लड प्रेशर से आ रहे हैं, शुगर से आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से आ रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन जो आर्टरीज में होता है वो 10 साल की एज पे शुरू हो जाता है। ये मिथ है कि ये जो हार्ट डिजीज है बुढ़ापे की बीमारी 10 है। years. यस, तो ड्यूरिंग फर्स्ट डिकेड आफ्टर 8 to 10 years ऑफ एज तो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, एजिंग शुरू हो जाती है 8-10 साल के ऊपर। तो दिस इज एजिंग बेसिकली। तो एजिंग, अगर आप अपनी एक्टिविटी जो इनिशियल ईयर्स है, आप अपना बेस है ना, बेस मैटर्स। तो अगर आपने अपना बेस सही रखा है, अगले 10 साल 15 साल आपने खूब एक्टिव लाइफ, स्पोर्ट्स किया आपने, डाइट अच्छा किया आपने, तो वो बीमारी आपको 50-60 साल पे आएगी, इवन इफ जेनेटिक्स है तो। बट अगर जेनेटिक्स भी हैं और आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है तो 20 साल पे आ जाएगी। तो आज की डेट में जो पहले बीमारियां 40 साल पे 45 साल के बाद शुरू होती थी, अब जो एवरेज हमारे यहाँ पे हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक के पेशेंट्स है, एवरेज एज जो है दैट इज अराउंड 35 to 40। व्हाट अबाउट दैट जिम फ्रीक गाइस, वो जो वर्कआउट करते हैं मगर वो स्पेशल, लेकिन वो सप्लीमेंट्स लेते हैं जस्ट लाइक प्रोटीन पाउडर, स्टेरॉइड्स, इनसे भी यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। यस, तो देखो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि आपका प्रोटीन इंटेक से ऐसा हुआ, बट जो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स है, नॉर्मल नेचुरल प्रोटीन्स यू कैन टेक, बट एवरीथिंग मैटर्स। जो चीज़ एक्चुअल मैटर करती है दैट इज क्वांटिटी। तो मॉडरेशन में एवरीथिंग इज गुड। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत बल करते हैं, कभी बल करते हैं, कभी कट करते हैं। तो ये अपनी बॉडी के हार्मोन्स के साथ एक खेलने की बात है बेसिकली। तो सडन बल किया, वेट गेन किया आपने, इवन इफ इट इज मसल गेन, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आपका, सडन बीपी लो हो सकता है आपका। फिर साथ में जो स्टेरॉइड्स की आपने बात की, स्टेरॉइड से आर्टरीज थिन हो जाती हैं, स्टेरॉइड से मसल लूज होता है, स्टेरॉइड से वो अगर कोई मसल गेन करते हो तो दैट इज सूडो मसल, एक्चुअली सूडो गेन। तो उसकी वजह से आर्टरीज थिन होती है, वो रप्चर कर जाती हैं। तो मान लीजिए कोई एक पेशेंट है जिसके साइलेंट हार्ट ब्लॉक पड़ा हुआ है 70% का या 60% का, जो अभी तकलीफ नहीं दे रहा है, बट सडनली ही थिंक्स कि अब मैं बल करूँगा, और वो बल करना शुरू करता है, जिम में जाता है और खूब डाइट लेता है, एकदम से 4000 कैलोरीज 5000 कैलोरीज डाइट एकदम से जाती है, और फिर वो सडनली ही वेट एकदम से लिफ्ट करता है बहुत बड़ा वेट। तो जब आप सडन वेट उठाते हैं एकदम से झटके से या किसी भी चीज़ से, या आप पहले 3 किलो करते तो सीधा 10 किलो 15 किलो पे आ गए आप, विदाउट एनी एरोबिक ट्रेनिंग या कार्डियो ट्रेनिंग नहीं है, आपका स्टेमिना एंड्योरेंस नहीं है, आप वॉक कर नहीं रहे हो, सीधा आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग। तो वो जो आर्टरी होती है या वो जो आपका प्लाक पड़ा हुआ है 20% 40% का, या कोलेस्ट्रॉल का प्लाक, वो रप्चर कर जाता है। आर्टरी कैन रप्चर, दैट कैन कॉज हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट देयर ओनली इन द जिम। तो आपने कुछ सुने होंगे ऐसे इंस्टेंसेस, स्पेशली सेलिब्रिटीज जो हु कोलैप्स एक्चुअली व्हाइल डूइंग हेवी वेट्स। एंड सर जो ये तो चलो, ये तो मतलब कहते हैं स्टेरॉइड्स लेने वालों की बात करें, ऐसे भी तो कुछ इतनी सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं जिसमें बंदा जिम कर रहा है, जिम करते करते ही कोलैप्स। हाँ, दिस इज द सेम रीजन, क्योंकि उसको बीमारी पड़ी हुई थी, बट उसने उसको इग्नोर किया उन सिम्टम्स को। एक तो ये रीजन है, दूसरा या वो जेनेटिकली प्रोन था। तो कुछ एक ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कंजेनिटल होते हैं, जैसे किसी का साइलेंट होल पड़ा है, या किसी की हार्ट की मसल बढ़ी हुई है, हार्ट एनलार्ज्ड है, वायरल फीवर से, कोविड से हुआ गया, उनको पता नहीं चला, और उसने सडन वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी, हैवी एक्सरसाइजेज विदाउट एनी एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग मतलब आपने कार्डियोस की नहीं, आपने ब्रिस्क वॉक की नहीं, आपने स्विमिंग की नहीं, आप में स्टेमिना है नहीं, बट जस्ट फॉर योर एक इमेज के लिए, एक बॉडी बिल्डिंग के लिए आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, then that person can collapse। तो आपकी बॉडी अगर बड़ी होती है तो उसके साथ हार्ट एनलार्जमेंट भी होता है, साइज हार्ट थिक हो जाता है, थिक हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपका हार्ट की मसल थिक हो जाती है। सो ऐसा नहीं है कि दिस इज रिस्क फैक्टर, बट बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम बोलते हैं कि हार्ट हेल्थ के लिए वेट इज इम्पॉर्टेंट, डूइंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, बट हम कहते हैं कि 4 दिन 5 दिन तो आप कीजिए कार्डियोस, एरोबिक्स कार्डियोस, जैसे आपने सुना होगा स्विमिंग, साइकिलिंग, बाइसाइकिलिंग या ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, वॉट एवर इट इज, और 2 दिन कीजिए आप सिंपल वेट ट्रेनिंग, एंड स्टार्ट ग्रेजुअली, मतलब ग्रेजुअली विद, जैसे आपने 3 किलो उठाया, फिर 10 किलो उठाया, 7 किलो उठाया, ऐसे ग्रेजुअल बिल्डअप कीजिए वेट्स को अपना। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने पहले रिस्क फैक्टर्स को पहचानें, और ये देखें अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे पूछें कि क्या मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ, क्या मेरा हार्ट ठीक है। ये तो कोई डॉक्टर से पूछता ही नहीं है, वो तो ऑब्वियसली उसके बाद ही तो जाके बात दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि मेरा हार्ट सही है, बट आज की डेट में स्पेशली कोविड के बाद थोड़ा सीन चेंज हो गया है। कोविड के बाद भी बहुत आफ्टर इफेक्ट्स है, इवन वैक्सीन्स के बहुत इन्फ्लेमेशन बढ़ गया। देखो हम डायरेक्ट वैक्सीन को लिंक नहीं कर सकते इसमें, ऐसे देयर इज नो सच एविडेंस, क्योंकि वैक्सीन तो सबको लगी है पूरे वर्ल्ड में, बट सबको हार्ट डिजीज नहीं हुआ है।
तो अगर आपके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी थी, साथ में आपको वैक्सीन लगी है या आपको बहुत सीवियर कोविड हुआ है, जिससे आपका एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ा हुआ है जिसको CRP बोलते हैं। तो अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ा है और आपकी लाइफस्टाइल बैड है, तो ये सब क्यूमुलेटिव चीज़ है। ऐसा नहीं है कि CRP बढ़ा हुआ, आपको कोविड हो तो आपको हार्ट डिजीज हुई। नो, अगर आप स्मोक कर रहे हैं और आपका CRP बढ़ा हुआ, या आप डायबिटिक हो और CRP बढ़ा हुआ है आपका, CRP मीन्स इट्स एन इन्फ्लेमेटरी मार्कर इन ब्लड। सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं HSCRP, जो काफ़ी लोगों को हाई मिलता है, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो अगर ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं और आपका लाइफस्टाइल बेकार है, आप बैठे हुए एकदम से और सडनली यू गो टू जिम एंड आप एकदम से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, देन यू कैन कोलैप्स। Okay. And if we'll talk about lifestyle, then what about smoking and drinking? What is more harmful? Regular स्मोकिंग इज or अ बिग regular नो। drink? यस, यस, स्मोकिंग तो इट्स अ बिग नो। स्मोकिंग तो डायरेक्ट एक लिंक है हार्ट डिजीज के साथ। तो स्मोकिंग इन 2 years, नंबर ऑफ ईयर्स या पैक्स जो होते हैं, नंबर ऑफ पैक्स एवरी डे इन 2 years, ये मैटर करते हैं ना। बर्डन ऑफ स्मोकिंग मैटर करता है। तो स्मोकिंग तो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है, बट यस, इन अल्कोहल इन स्मॉलर क्वांटिटीज लाइक वंस ए वीक 30-60 ml, इट कैन इंक्रीज योर गुड कोलेस्ट्रॉल। अल्कोहल में भी जैसे बहुत सारे मतलब अलग अलग कैटेगरीज है नहीं, एनी टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ अल्कोहल। ऐसा कुछ नहीं है कि वाइन अच्छा है या वाइन के हार्ड तो अच्छा अल्कोहल कहते अच्छे हैं ना, हैं, बियर वाइन अच्छे इज हैं। वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ दैट काइंड ऑफ। वाइन इज गुड फॉर हार्ट, बट इट डिपेंड्स हाउ मच यू आर टेकिंग। ओके। अगर आप इफ यू नो ड्रिंक होल बॉटल ऑफ वाइन एवरी वीक, तो इट विल अफेक्ट योर लिवर, देन BP will go up. तो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अल्कोहल इज नो हार्म एक्चुअली, बट आप इसको वही ना, मॉडरेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हफ्ते में 1-2 ड्रिंक, 30 ml 60 ml फॉर मेल्स, 30 ml फॉर विमेन, और महीने में 3-4 बार पार्टी ड्रिंकिंग छोटा मोटा चलता है। बट होता क्या है कि हमारे यहाँ पे अल्कोहल के साथ में जो हमारे हाई सॉल्ट आइटम्स होते हैं, हाई फ्राइड फूड आइटम्स, सॉल्ट आइटम्स, हमारी जो डाइट है दैट इज़ लैकिंग इन वेजिटेबल्स। क्रूड वेजिटेबल्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है। तो अगर हम वेजिटेबल खाते भी हैं तो वी एक्चुअली किल दोज वेजिटेबल्स, है ना, इतना फ्राई करते हैं उनको, जिसको हम बोलते हैं ना, पूरा डीप फ्राई कर देते हैं उसको। तो एक तो उनका जो इम्पोर्टेंट जो एंटीऑक्सीडेंट उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फ्रूट्स हम खाते नहीं हैं, रफेज है नहीं हमारी डाइट में। फिर उधर से हम अल्कोहल लेते हैं साथ में, और वो भी हम सारा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हाई सॉल्ट वाला, हाई फैट वाला। तो वो अल्कोहल का जो बेनिफिशियल इफेक्ट है दैट विल नॉट बी देयर। तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर्स बढ़ जाएंगे विद हैवी अल्कोहल इनटेक, और फिर ब्लॉकेजेस शुरू हो जाएंगी। स्मोकिंग तो डायरेक्ट रिलेशन है, इवन एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग ब्लॉकेज करता है ना। हाँ बिल्कुल, स्मोकिंग से जो उसमें बेसिकली इतने निकोटीन होता है या और बहुत सारे हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं, दैट कैन कॉज प्लाक बिल्डअप इन योर आर्टरीज, और इट मेक्स योर ब्लड थिकर। तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। तो साथ में अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपके चांसेस ज़्यादा है ब्लॉकेज होने के। तो स्मोकिंग तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, आर्टरीज थिक हो जाती है। तो जब आर्टरीज थिक हो जाएंगी तो जो डीजेनरेटिव प्रोसेस है एजिंग का, आर्टरीज की जो एज है वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू योर क्रोनोलॉजिकल एज। तो अगर आप 30 साल के हैं और आप स्मोकिंग करते हैं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बट आपकी जो आर्टरीज की एज है दैट विल बी 40 years, अराउंड 40 years। तो you will age faster with smoking as compared to non-smokers। डॉक्टर, एक तो हुई सिगरेट, मतलब एक अभी बहुत चला हुआ यूथ के पास वेप। वेप क्या है? वेप से कितना, मतलब वेप ज्यादा हार्मफुल है फिर सिगरेट ज्यादा हार्मफुल? कुछ बोलते हैं वेप यूज करो, वेप सिगरेट से वेप इज ऑल्सो हार्मफुल, वेप इज ऑल्सो हार्मफुल, बट स्मोकिंग का जो इसमें तो 100-200 इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जो हार्मफुल एलिमेंट्स, वो तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो वेप के अपने अलग हैं, अलग हुए हैं उसमें, है ना। तो एवरी स्मोक इज़ बैड एक्चुअली ना, वेदर इट इज़ वेप और वेदर इट इज़ निकोटीन स्मोक, और इवन इफ यू आर हैविंग टोबैको, दैट इज़ बैड। व्हाट अबाउट द दिल्ली पॉल्यूशन, यस, पॉल्यूशन। तो एक स्टडी हुआ था पॉल्यूशन का, जो जैसे आपने देखा होगा ना, 10-20 साल पहले भी लोग अच्छा फैट खाते थे, है ना, खूब खाते थे, और फिर भी चलते रहते थे। 1-2 रीज़न थे उसमें। तो एक्सरसाइज, दे वर एक्चुअली मूविंग अ लॉट, साइकिलिंग करते थे। इतने हमारे पास वो बेसिकली होते हैं, जैसे मेट्रो नहीं था हमारे पास, हम चल के जाते थे, और काफ़ी मतलब अगर हम स्टेशन भी जा रहे हैं तो वी यूज टू वॉक। आजकल वो फीडर हो गई हैं बसेस, वहीं से घर के बाहर मिल जाती हैं, ओला और ये सारे जो उबर्स, हमारे पास कैब्स बहुत सारी हैं, एकदम से, है ना, गैजेट्स पे हमारे पास ऐप्स पे आ जाती हैं। तो वी आर नॉट वॉकिंग। तो एवरेज वॉकिंग जो है, स्टेप्स खत्म हो गए हमारे। साथ में हमारा पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन इतना है, पॉल्यूशन में तो बहुत अच्छी स्टडी हुई है कि स्मॉल पर्टिकुलेट मैटर जो होता है SPM, वो डायरेक्ट लिंक है उसका ब्लड प्रेशर के साथ, कोलेस्ट्रॉल के साथ और हार्ट डिजीज़ के साथ।
तो पोल्यूशन इज डेफिनेटली ए रिस्क फैक्टर फॉर अर्ली हार्ट डिजीज, बट अभी ऐसे हैवी मतलब कोई स्टडीज नहीं है हमारे पास, हैवी हमारे पास एविडेंस नहीं तो ये है, भी बट कहा डेफिनेटली ये जो चेंज हुआ है सिनेरियो, तो इट इज एक्चुअली लिंक्ड विद पोल्यूशन, देन कोविड, देन अवर लाइफस्टाइल, देन पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, हाई सॉल्ट आइटम्स और स्ट्रेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेटिव। दिल्ली पॉल्यूशन के लिए तो कहा जा रहा है कि अगर आप दिल्ली में सरवाइव करो दैट मींस आप ऑलरेडी 12 सिगरेट के बराबर। Yeah, it's just that much harmful. yeah. Pollution तो SPM is actually linked with heart disease and many cancers also. Right. Like skin cancer and many more things. Any type of cancer you talk about, especially lung cancer, which is very common now. Okay. And so doctor, tell me, अभी कुकिंग ऑयल्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग लाइक हेल्दी खाने के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, बट अभी भी ऐसे लोग हैं जो घी एंड बटर लाइक कीटो, दे बिलीव इन कीटो डाइट, बटर इज वेरी मच यूजफुल। तो वो भी एक मेजर फैक्टर रहता है आपकी फैट बॉडी में, ऑयल एक्चुअली तो एडिबल सो इन आवर इंडियन कुकिंग एक तो ऑयल इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो कहा यह जाता है कि अगर आप टोटल कैलोरीज की बात करें तो अराउंड 15 to 20% फैट इंटेक होना चाहिए, रेस्ट शुड बी कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। हमारे यहाँ पे जो फैट इंटेक वो 30-35% है। फिर फैट इंटेक में जैसे आप देसी घी की बात कर रहे हैं तो सैचुरेटेड फैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 6% 8% आप टोटल ऑयल का आप ले सकते हो कैलोरीज का। बट जो इम्पॉर्टेंट ऑयल्स हैं उसमें हमारे पास मूफा होना चाहिए, पूफा होना चाहिए और सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। तो मूफा एंड पूफा जो है वो अनसैचुरेटेड फैट्स है, जो सैचुरेटेड फैट है वो देसी घी जो आप बात कर रहे हो। बट बटर जो है तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड। तो बटर तो प्रोसेस्ड वो हो गया। तो बटर इज नो, बट येस यू कैन समटाइम्स जो घर का बना होता है आप घर के दूध से जो निकालते हैं वो आप ले सकते हैं, बट इट शुड बी इन लिमिटेड क्वांटिटीज। यू कांट टेक 20 grams of butter or 30 grams of butter every day for a whole month. तो वंस इन अ वाइल 2 बार 3 बार अपने हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। दूसरा साथ में जो घी होता है तो उसका बेटर जो तरीका होता है कि आप घी को खाना जरूरी है, सैचुरेटेड फैट्स नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप घी को उसको ज़्यादा जलाइए मत आप। तो जैसे हम पराठे बनाते हैं या हम कुकिंग करते हैं, जैसे इंडियन कुकिंग, तो हम उसको जला देते हैं तो उसमें धुआं निकलता है देसी घी वगैरह में। तो जितने भी ऑयल्स को बर्न करते हैं तो वो ट्रांस फैट्स में बन जाते हैं। तो जब ट्रांस फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स गेट कन्वर्टेड टू बैड कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप इन योर आर्टरीज। तो ट्रांस फैट की वजह से ही प्लाकिंग होती है। तो हम जो बाहर के जो आजकल बहुत इजी फूड नहीं अवेलेबल है, हम जाते हैं मार्केट, फास्ट फूड है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा गया था कि फ्रेंच फ्राइज इज मोर हार्मफुल देन यस डेफिनेटली। तो आप अगर बॉइल्ड पोटैटो खाते हैं तो दैट इज हेल्दियर, बट एज कंपेयर टू दोज फ्राइड फूड्स और बार बार एक ही ऑयल में बार बार फ्राई करना उसको, वो ट्रांस फैट्स खा रहे हैं। तो डेफिनेटली ट्रांस फैट विल लीड टू ब्लॉकेजेस। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड इन दिस? इट इज अ पार्ट ऑफ योर लिपिड प्रोफाइल। सो एक लिपिड प्रोफाइल में 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें LDL होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है ट्राइग्लिसराइड लेवल, एक टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये सारे मिलके एक लिपिड प्रोफाइल बनाते हैं जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं। तो TGs भी एक मार्कर है हार्ट डिजीज़ का। तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल। तो अगर वो उसकी वैल्यूज़ भी 130 से ज़्यादा है तो वो भी मैटर करती है कि हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो TGs भी एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल है, बट TGs का डायरेक्ट रिलेशन डायबिटीज़ से है, डायरेक्ट रिलेशन अल्कोहल से है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं या हाई सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं या डायबिटिक्स हैं, उनका TGs बढ़ जाता है। तो TG भी आफ्टर 500, अगर 500 से ज़्यादा TGs हैं, इट कैन लीड टू हार्ट डिजीज। What about the milk products? अभी तो सेलिब्रिटीज को देखते देखते आधे से ज़्यादा दुनिया वीगन की तरफ जा रही है। मिल्क प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, लेना चाहिए, कैल्शियम होता है स्पेशली फॉर वुमेन, बट इट शुड बी इन मॉडरेट क्वांटिटी, नॉट हैवी इनटेक। मतलब उससे भी चांसेस रहते हैं आगे। हाँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हम बोलते हैं कि उसका मलाई उतार दीजिए, ऊपर का फैट उतार दीजिए, देन यू कैन टेक इट। तो बट अगर आपका कोई कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है एंड इफ़ यू आर वर्किंग आउट डेली और आप थिन बिल्ट है, आपका BMI नॉर्मल है और आपको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जेनेटिक्स नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको BP नहीं है, तो आप ले सकते हैं मिल्क। उसमें थोड़ा फैट लेना इंपॉर्टेंट है, नेचुरल फैट जो। अर्ली एज में डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट अटैक। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए? जैसे अभी अर्ली 30s के, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ आधे से ज़्यादा को टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ हो जा रहा है जितने भी एज के, मतलब 30s में है। तो फिर तो जो एक्वायर्ड डायबिटीज़ है टाइप 2 या फिर ब्लड प्रेशर है, उसका रीज़न हमारी लाइफस्टाइल है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस है ना, सेडेंटरी लाइफ, स्मोकिंग, अगर ये 4-5 फैक्टर्स को हम ध्यान रखें कि इनसे दूर रहें, साथ में डेली एक्सरसाइज करें, तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स की वॉक कीजिए डेली। अपने BMI को ध्यान रखिए, आपका बॉडी मास इंडेक्स।
अगर आपका वजन बढ़ रहा है 18 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक तो पहले कोई बीमारी नहीं थी, हम तो जैसे ही 20 साल के होते हैं हमारा काम के आवर्स बढ़ते जाते हैं, हमारे पास अपने लिए हेल्थ के लिए टाइम होता नहीं है। पहले हम खूब खेलते तो स्पोर्ट्स बंद हो जाता है, फिर बैठ के हमारी डाइट बढ़ जाती है, वो चीज़ बिल्डअप करती है स्मोकिंग, स्पेशली स्मोकिंग, स्ट्रेस साथ मिला के, फिर उससे हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, वजन बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है फिर बीपी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। तो अगर आपका वेट गेन करते हैं, मान लीजिए इफ एनीवन हु गेन्स वेट ऑफ अराउंड 10 kgs, तो 10 किलो अगर वजन बढ़ेगा तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 5 मिलीमीटर मर के राउंड बढ़ जाएगा। तो साथ में आपने प्रोसेस्ड आइटम, सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा जा रहा है तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। डायबिटीज़ क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी एक्टिविटी नहीं, हम बैठ के खाना खा रहे हैं और प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, और साथ में शुगरी चीज़ें ज़्यादा हैं, है ना, बेकरी आइटम्स जो होते हैं बेसिकली वो हम ज़्यादा खाते हैं। साथ में हमारी जैसे वेट गेन हुआ साथ में, या फिर हमें पीछे से हमें जेनेटिकली हमें एक वो मिली हुई है कि किसी के ग्रैंडफादर को, फादर को हार्ट डिजीज़ थी और ये सारी चीज़ें, तो उसको 30 साल में हार्ट डिजीज़ डेफिनेटली आ जाएगी। तो जेनेटिकली कैरी होती है, चाहे Yes. ये ऐसा भी कि अगर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करा स्टिल हो सकती है तो possibility? 80% इफ़ यू मेंटेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने टेस्ट कराते रहे, तो 80% लोग 50 साल 60 साल तक हार्ट डिजीज़ नहीं आती है। बट अगर जेनेटिक्स है तो 70 साल पे, 75 पे, तो अराउंड दैट एज मतलब आएगी बीमारी, चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट ऐसे नहीं है कि 100% ये आएगी उसको। तो इफ़ यू, एवरीथिंग मैटर्स योर लाइफस्टाइल। तो आपका अगर लाइफस्टाइल ठीक है और आपका इवन इफ आपके पीछे से जेनेटिक्स है या कोलेस्ट्रॉल हाई है आपका, बट इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, और आप स्लीप अच्छे से ले रहे हैं, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, तो इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आप चेक कीजिए। तो जैसे मान लीजिए किसी की जेनेटिक्स है, फादर या ग्रैंडफादर को हार्ट डिजीज़ थी और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, 130 140, आपका एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो कहा यह जाता है कि अगर आप अपना बैड कोलेस्ट्रॉल 70 से नीचे रखें, द लोअर द बेटर, तो 70 से नीचे रखें तो हार्ट डिजीज़ आने के चांसेस बहुत कम है, एज कम्पेयर टू व्हेन योर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज अबव 130। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम टेस्ट कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपना रिस्क फैक्टर पता करें, अपनी हार्ट एज निकलवाएं। एक चीज़ होती है हार्ट एज, यस, तो कुछ हाँ या नो, दिस इज नॉट न्यू। तो एक होती है एज, जैसे कोई 40 साल का आदमी है और उसकी हार्ट एज निकाली जाए तो वो हार्ट एज 55 साल की है, 55 साल की जैसी है, तो मतलब आपकी एजिंग शुरू हो चुकी है, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं आपको। और हार्ट एज निकालने के सिंपल से होते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर्स डाले जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाले जाते हैं, शुगर लेवल डाले जाते हैं, बीपी लेवल डाले जाते हैं, वेट डाला जाता है, तो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट योर हार्ट एज। And what about sugar and salts? Both are harmful. In excessive quantities, yes. Sugar leads to obesity. And White sugar is big no actually ना, sugars खाना नहीं चाहिए, especially after 20 years of age you don't need sugars। अगर आप फ्रूट के साथ शुगर ले रहे हैं, फ्रूट में कार्ब्स होते हैं, उसका शुगर चला जाता है, जो नेचुरल शुगर्स है, तो आपको वो शुगर लेना क्यों है? तो इफ़ यू वांट टू लूज वेट, मतलब वेट तो लूज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपना बीपी कंट्रोल करना है या आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, शुगर्स कंट्रोल करना है, तो यू हैव टू लूज वेट। तो जब लूज आपको वेट करना है अपना, तो फिर आप शुगर्स कैसे खा सकते हो, है ना? शुगर तो जंक कैलोरीज है, शुगर इज बिग नो। स्मॉल सॉल्ट ले सकते हैं, बट अगर आप बीपी की दवाई खा रहे हैं तो सॉल्ट भी हम बोलते हैं कि बहुत कम खाना चाहिए। salt leads to high blood pressure. हाँ, right? मतलब एक्सेसिव सॉल्ट कैन लीड टू हाई बीपी इन प्रीडिस्पोज्ड पीपल, नॉट इन एवरीवन। तो हाई सॉल्ट इंटेक तो वैसे नहीं लेना चाहिए, सॉल्ट शुड बी एक इंसान को दिन में अपने खाने में कितना ग्राम सॉल्ट लेना चाहिए? और टोटल अगर हम बात करें तो अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसको बीपी नहीं है, तो अराउंड 7 to 8 ग्राम से नीचे चलता है। बट फॉर दोज हु हैव हाई बीपी, जो बीपी की दवाई खा रहे हैं या जिनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनको अपना 4 ग्राम से नीचे रखना चाहिए, 5 ग्राम से नीचे। या फिर नहीं भी ले तो फिर मतलब एक टाइम तो सॉल्ट इंपॉर्टेंट है लेना, क्योंकि आपके लो सोडियम लेवल्स हो जाएंगे, स्पेशली एल्डरली, देन यू कैन बिकम ड्राउजी। तो हमें बैलेंस बना के रखना है ना, इट शुड नॉट बी वेरी एक्सेसिव इनटेक। अपार्ट फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक थिंग्स, ये जो शुगर एंड सॉल्ट होते हैं, ये डायबिटीज़ को भी आई मीन बढ़ावा देते हैं अपनी बॉडी में? नहीं, अगर आप मीठा खाते रहेंगे, शुगर बढ़ती जाएगी आपके शरीर में, तो डेफिनेटली डायबिटीज़ हो जाएगी। स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है और आपका हाई इंटेक है शुगर्स का, तो डायबिटीज़ हो सकती है उसमें। मतलब शुगर, बट खाली एक्सेसिव सॉल्ट खाने से ब्लड प्रेशर नहीं होने का, हाँ, बट और भी फैक्टर्स होने जो मैंने बताया आपको, इनएक्टिविटी है ना, स्ट्रेसफुल लाइफ, स्लीपलेसनेस, देन बीपी विल कम। ओके, सो अभी जो मतलब अभी जैसे किसी को हार्ट डिसीज हो रहा है, हार्ट
कहते हैं ना कोलैप्स हो चुका है बिल्कुल, मतलब अब लास्ट सोल्यूशन क्या बचा उसके लिए? कुछ भी मॉडर्न टेक्निक्स जिससे मतलब लाइक सर्जरी उसको का हार्ट फेलियर की कंडीशन हाँ, बोलते हैं। जैसे आपका हार्ट अटैक, आपको साइलेंट हार्ट अटैक पड़ते रहा, आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो हार्ट फंक्शन कम हो गया, अब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा। तो कई सारे ट्रीटमेंट्स हैं। तो पहले तो हम टेस्ट करते हैं कि भाई हार्ट में लिविंग मसल्स हैं कि नहीं है। ओके, तो आजकल न्यू टेक्निक्स हैं जिसको एंजियोप्लास्टीज बोलते हैं, स्टेंट डाल के ब्लॉकेजेस खोली जा सकती है। नई टेक्निक है जिसको बोलते हैं स्टेंटलेस एंजियोप्लास्टी। हम लोग स्टेंट नहीं डालते उन आर्टरीज में। कई बार स्पेशली इन यंगर पीपल हम बलून करके आ जाते हैं, ड्रग कोटेड बलून्स होते हैं, फिर बाईपास सर्जरीज हैं, फिर दूसरे नए ट्रीटमेंट्स हैं। लेज़र आ गया है जिससे हम कैल्शियम कट्स कर से स्टेंट डाल लेजर सकते हैं। यस, लेज़र थेरेपीज आ गई हैं। फिर हार्ट फेलियर के लिए हमारे पास पेस मेकर्स हैं जिनको हम कॉम्बो डिवाइस बोलते हैं, CRTDs, ICDs। देन आर्टिफिशियल हार्ट आ गया है, LVAD उसको बोलते हैं। फिर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है। तो ऐसे हम इन सब चीज़ों से हम एक मरीज़ को एक अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, साथ साथ क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाई जा सकती है। पेस मेकर से लाइफ कितनी लंबी जा सकती है? डिपेंड करता है ना आपका पेसमेकर। खाली पेसमेकर, कई तरह के पेसमेकर होते हैं। तो पेसमेकर अगर आपकी हार्ट की रिदम स्लो चल रही है तो पेसमेकर तो पूरी लाइफ चल सकती है। नॉर्मल ए पर्सन कैन लीड नॉर्मल फुल लाइफ। ओके, हाँ, तो पेसमेकर की नॉर्मल लाइफ 15 साल है। तो आप उसके बाद उसका पल्स जनरेटर जो बैटरी होता है वो चेंज कर लीजिए तो नेक्स्ट 15 ईयर्स चल जाएगा। अब बट किसी हार्ट फेलियर के पेशेंट में जब हम पेसमेकर लगाते हैं उसका पंपिंग पावर बढ़ाने के लिए, तो इट लीड्स टू अराउंड 30% एडेड एडवांटेज एज कम्पेयर टू दोज हु हैव नो पेसमेकर। अभी जैसे और भी जैसे मैंने एयरपोर्ट की कुछ कुछ वीडियोस देखी है जिसमें एक पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आया, बट उसे किसी डॉक्टर ने सीपीआर दे के नॉर्मल किया। तो बहुत लोगों को उसे सीपीआर देने भी नहीं आता है। मतलब सीपीआर क्या है? सीपीआर ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या है? इसमें। हर नॉर्मल इंसान को आनी चाहिए। सीपीआर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। आजकल तो इतने वीडियोस हैं, हम लोग भी ट्रेनिंग्स लेते हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल से ट्रेनिंग जाती है काफ़ी। तो सीपीआर, जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, अगर कोई कोलैप्स कर जाता है तो सीपीआर एक आदमी भी कर सकता है, दो लोग भी कर सकते हैं। दो है तो अच्छी बात है, वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कर सकता है। और सीपीआर जो कार्डियक मसाज है वो कोई एक दूसरा आदमी कर सकता है। तो कार्डियक सबसे इंपॉर्टेंट, कार्डियक मसाज। तो सबसे पहले जैसे कोई कोलैप्स कर जाता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अदरवाइज प्लीज वीडियोस में है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका पल्स चेक करिए। पहले आप पल्स कीजिए, उसको आवाज़ दीजिए कि वेदर ही इज़ अवेक और नॉट। इफ इज अवेक, इफ ही इज़ ब्रीदिंग और नॉट, वो देखना आपने। अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो उसको सीपीआर की जरूरत नहीं है। तो आप उसका पल्स देख लीजिए, पल्स है तो कुछ नहीं करना, अगर ब्रीथ कर रहा है तो कुछ नहीं करना। बट अगर ये दोनों चीज़ नहीं है, ही इज़ अनकॉन्शियस, ही जस्ट फेल डाउन, तो आपको कार्डियक मसाज शुरू करना है यहाँ पे अपने बोथ हैंड से सेंटर ऑफ चेस्ट में, और उसको कंप्रेस करना है। तो 30:2 का यूजुअली रेशो रखते हैं। या तो आप एकदम से खूब सारा मसाज कर दीजिए और फिर किसी को बुला लीजिए, वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करते हैं। तो 30 मसाजेस एंड 2 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग अगर हम ये करें तो ये एक नॉर्मल सा सीपीआर है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। उसके बाद आप उसके साथ में उनको एम्बुलेंस को बुला सकते हैं या इमरजेंसी सर्विस को बुला सकते हैं, उसको फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है। बट इनिशियल सीपीआर बड़ा इंपॉर्टेंट है आफ्टर कार्डियक अरेस्ट। सो डॉक्टर, अभी जितने भी लोग हैं तो उनको फ्यूचर में हार्ट डिजीज ना हो या फिर उन्हें ये पता चले कि हाँ जेनेटिक्स कुछ कैरी कर रही है, तो इसके लिए टेस्ट कराने चाहिए हॉस्पिटल में? टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ना, अपने पहले तो रिस्क फैक्टर चार्टिंग होनी चाहिए कि आपके पास रिस्क फैक्टर है, आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। फिर अब आता है टेस्ट की वैल्यू। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो आपका HbA1c है, जैसे 3 मंथ्स का एवरेज शुगर, लिपिड प्रोफाइल जो हर 2 साल 3 साल में एक बार होना चाहिए, या अगर हाई है तो हम लोग तो 6 मंथली कराते हैं। या आपकी जेनेटिक्स थी पीछे से हाई कोलेस्ट्रॉल की, उसकी वजह से आपके फादर या ग्रैंडफादर को हार्ट डिजीज थी, तो हम कोलेस्ट्रॉल को दवाइयों के साथ फिर टेस्ट करते रहते हैं। फिर साथ में तीसरा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है साइलेंट हार्ट डिजीज के लिए, दैट इज़ नॉट ECG एक्चुअली। सब लोग क्या करते हैं, कैंप्स लगे, हेल्थ कैंप्स लगे या हॉस्पिटल गए, ECG कराया, मेरा ECG ठीक है, मेरा हार्ट डिजीज नहीं है। बट ECG तब खराब आता है, या इकोकार्डियोग्राम जो हार्ट का इको होता है, अल्ट्रासाउंड, वो तब खराब आते हैं जब हार्ट अटैक किसी को पड़ चुका हो या हार्ट अटैक चल रहा हो। बट अगर आपको साइलेंट हार्ट डिजीज रूल आउट करनी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉकिंग वाला टेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। तो ट्रेडमिल करके हम इको करते हैं या सिंपल ट्रेडमिल करते हैं। और इंपॉर्टेंट टेस्ट है साइलेंट हार्ट डिजीज के लिए जो आजकल हम स्पेशली डायबिटिक्स में कर रहे हैं, उसको बोलते हैं CT कैल्शियम स्कोर। तो डायबिटिक्स में करते हैं या जिनकी जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग है तो उसमें कैल्शियम स्कोर देखते हैं। तो अगर कहा जाता है कि अगर हार्ट के अंदर आपका कैल्शियम स्कोर 100 से नीचे तो सिग्निफिकेंट हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम है। अगर 400 से ज़्यादा ऊपर कैल्शियम स्कोर है तो आपके हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट पहले आपको कार्डियोलॉजिस्ट के एक बार पूछना चाहिए कि क्या मेरे को कैल्शियम स्कोर करना चाहिए या सिंपल TMT से मेरा डायग्नोसिस बन जाएगा। तो ये तो टेस्ट की बात हुई। दूसरा, कुछ जेनेटिकली टेस्ट होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि भी हाँ आप प्रोन है इसके लिए। तो एक लिपो ए करके ब्लड मार्कर होता है। अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है और आपका लिपोप्रोटीन ए हाई है
तो ऐसे आदमी को जेनेटिकली वो प्रोन है कि भाई इसको हार्ट ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, तो अभी से अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, अपना एलडीएल और कम कर लो, आप अपना जो फीड अपना डाइट स्टाइल है आपका ना, डाइटरी हैबिट्स को ठीक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वेट लूज कर लो, ब्लड प्रेशर को और कम कर लो, शुगर्स कंट्रोल कर लो। तो ऐसे केसेस में हम फिर उनको आगे का फ्यूचर प्लान बता सकते हैं कि ये आपका प्लान अगले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। द लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, हार्ट अटैक जो होने के चांसेस हो रहे हैं, हार्ट अटैक, तो कुछ ऐसी कोई मेडिसिन आती है जिससे आप ऑन द स्पॉट कुछ लो, जिससे आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाए? तो अगर ये लगता है कि सच में वो वाले सिम्टम्स हैं हार्ट के, या ईसीजी खराब आता है आपका, हाथ में दर्द होना शुरू हुआ, स्वेटिंग हो रही है, ऐसे लोगों को, अगर टिपिकल से जैसे आप में right. रिस्क फैक्टर से डायबिटिक हैं, आपको तकलीफ शुरू होगी, रात को पसीना आ रहा है, आपको दर्द हो रहा है आपको, और लग रहा है कि नहीं ये हार्ट अटैक हो सकता है, आपका गैस की दवाइयों से आराम नहीं मिला है, तो या जो पहले से जिनको हार्ट डिजीज है, या किसी को हार्ट अटैक हो चुका है और उसका प्रोसीजर हुआ है, या बाईपास सर्जरी या स्टेंट डला हुआ है, तो ऐसे लोगों को एक तो सॉर्बिट्रेट की गोली होती है, वो आधी गोली जीभ के नीचे रख लेनी चाहिए। कौन सी? सॉर्बिट्रेट बोलते हैं उसको, हाँ, आइसोसॉर्बिट्रेट होता है। तो वो अवेलेबल है, बट प्रिस्क्रिप्शन पे मिल जाता है, वो उनके पास होनी चाहिए। बट इंपॉर्टेंट जो है उससे एक ब्लड थिनर लेना, वो होता है डिस्प्रिन की टैबलेट। तो अगर आप सिंपल डिस्प्रिन की जो डिसॉल्वेबल टैबलेट है वो घोल के पानी में पी जाए उसको, तो कुछ हद तक वो खून एकदम से पतला हो जाता है, तो क्लॉट और बिल्डअप होना कम हो जाता है। देन ही कैन गो टू द हॉस्पिटल सीधा पहुंच जाइए, 1 घंटे के अंदर अपना ईसीजी कराइए। तो कहते हैं कि अगर आप विदिन 2 आवर्स और विदिन 3 आवर्स ऑफ स्टार्ट ऑफ सिम्टम अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो आप हार्ट की मसल को बचा सकते हैं और नॉर्मल आदमी की तरह पूरी आगे की लाइफ जी जा सकती है। तो रिकॉग्नाइजिंग सिम्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने सिम्टम को पहचानिए, डिस्प्रिन खाइए, सॉर्बिट्रेट खाइए, बीपी चेक कीजिए। आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है, हम लोग तो व्हाट्सएप पे हमेशा रहते हैं, हमें ईसीजी भेजा जा सकता है ना, ऐप्स के थ्रू भेजा जा सकता है। इवन होम बेस्ड ईसीजी डिवाइसेस है। हाँ, एक सिंपल से ईसीजी थ्रू फोन या वॉचेस से, या आजकल एक 3 लीड या 6 लीड ईसीजीज आए हैं, हम उनको चेस्ट पे रख के ईसीजी पूरा आ सकता है। आप उसको शेयर कर दीजिए कार्डियोलॉजिस्ट से। इफ ही सीज नहीं भाई ईसीजी एबनॉर्मल है, देन गो टू द हॉस्पिटल, बट मीनवाइल टेक डिस्प्रिन की टैबलेट, सॉर्बिट्रेट की टैबलेट, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अराउंड हम 70-80% लोगों को बचाया जा सकता है अगर टाइमली डायग्नोस कर ले उसको। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ये लोगों की ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में जानने की। एंड थैंक यू गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हमें फॉलो, शेयर व लाइक करना न भूलें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें।